इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी भी कहा जाता है और इसे ईकेजी भी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी हम किसे कहते हैं? द हार्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर इज नोन एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्या फ़र्क है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन द वॉल्स ऑफ हार्ट। जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं हार्ट की वॉल पे, वो यानी कि हार्ट की वॉल पे जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में ये हमें शो करवाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक पेज पे आपको लाइंस नज़र आती हैं इस तरह से, तो ये जो एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको जो लाइंस, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की शो हो रही होती है, ये कहलाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम किसे कहते हैं? ये मशीन है जिसे डिस्कवर किया था एंथोवन ने। फर्स्ट ईसीजी को रिकॉर्ड किया था एक साइंटिस्ट वेलर ने, जो हमें इस फॉर्म में नज़र आई। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रोसेस किस तरह से होता है ईसीजी का, कि इसमें हम देखते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग है इसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोड्स को जो बॉडी सरफेस है वहाँ पे प्लेस किया जाता है। प्रोसेस किस तरह से होता है? कोई भी फिजिशियन या कोई भी नर्स जो है वो इलेक्ट्रोड्स को किसी भी पर्सन की स्किन के ऊपर उन इलेक्ट्रोड्स को लगाते हैं। पर्सन की 2 आर्म्स और एक जो लेफ़्ट वाली लेग होती है वहाँ पर इन इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं उन स्किन सरफेस पे जो भी वोल्टेज होते हैं, जो भी वोल्टेज डिफरेंसेस होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। तो दीज आर इंड्यूस्ड बाय वोल्टेज डिफरेंसेस विद इन दी हार्ट मसल। हार्ट मसल में जितने भी वोल्टेज डिफरेंसेस हो रहे हैं वो हमें नज़र आते हैं वेव की फॉर्म में, जिसे हम ईसीजी का नाम दे देते हैं। अब ये जो कार्डियक साइकिल है इसमें हम देखते हैं कि ये एक नॉर्मल रिलैक्स मसल सेल की बात हो रही है, जिसमें हम यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है आउटर और इनर साइड। अब जो इसकी आउटर साइड है इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनर साइड पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब ये जो नॉर्मल कंडीशन है, तो जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो हम उसे कहते हैं कि ये पोलराइज्ड है। अब पोलराइज्ड कंडीशन में क्या होता है कि इस स्टिमुलस जो है वो रिसीव्ड होता है। तो ये जो नॉर्मल है, जो पोलराइज्ड है, यहाँ पे ये स्टिमुलस को रिसीव करती है। अब आगे स्टिमुलस जब रिसीव होता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे उसने स्टिमुलस को रिसीव किया है। अब ये स्टिमुलस को रिसीव कौन कर रहा है और जनरेट कौन कर रहा है? तो एसए नोड जो है वो स्टिमुलस को जनरेट करता है। पोलराइज्ड जो है इसने स्टिमुलस को रिसीव किया और फिर आगे एसए नोड जो है वो इन स्टिमुलस को जनरेट करता है। और अब यहाँ पे देखें कि आपको हर जगह पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आ गया है और नीचे आप देखें इन साइड नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन आ गया है। तो ये वाली जो स्टेट है ये कहलाती है डीपोलराइजेशन, यानी कि इसमें रिवर्सल ऑफ चार्ज हो गया है, चार्ज जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं। उसके बाद थर्ड पे हम बात करते हैं रीपोलराइजेशन की। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एसए नोड जो है ये स्टिमुलस को जनरेट करता है। अब यहाँ पे रीपोलराइजेशन की हम बात करते हैं, तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि ये जो चार्ज हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो पहले यहाँ पे देखें इस तरह से इसकी पोजीशन थी। अब आप यहाँ पे देखें कि ये वाला जो चार्ज है यहाँ पे पहले यहाँ पे आप देखें कि इस तरह से है, ठीक है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो नेगेटिव था इस नेगेटिव की जगह पे क्या आ गया? इस जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया है और पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव साइन आ गया है। और यहाँ पे इन साइड भी देखें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आ गया है, यानी कि चार्ज जो है कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि चार्ज दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए हैं। जैसे यहाँ पे पहले जहाँ पे पॉजिटिव था तो डिपोलराइजेशन में वहाँ पे नेगेटिव आ गया, अब दोबारा रीपोलराइजेशन में वहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो ये वाली जो स्टेट होती है वो रीपोलराइजेशन कहलाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं ईसीजी में, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ऑरिकुलर पोलराइजेशन की। ऑरिकुलर पोलराइजेशन को ऑरिकुलर सिस्टोल भी कहा जाता है। The stimulus has been generated and now the wave of attraction is going to conducting। अब क्या होता है कि इसमें जो स्टिमुलस है उसे जनरेट किया जाता है ऑरिकुलर पोलराइजेशन में, ठीक है, या फिर हम इसके लिए ऑरिकुलर पोलराइजेशन ही हम इसको कहेंगे। ऑरिकुलर पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो स्टिमुलस है वो जनरेट किया जाता है और फिर क्या होता है कि वेव ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कंडक्ट होती है। सेकेंड इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है जो है वेंट्रिकुलर
पोलराइजेशन। अब जो वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन है इसमें हम बात करते हैं कि इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी कहा जाता है। अब ये जो वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन है इसमें इम्पल्स जनरेट हो जाती है और इम्पल्स जनरेट होती है एंड देन क्या होता है कि इम्पल्स को रिसीव करते हैं वेंट्रिकल्स, और जब उसे वो वेंट्रिकल्स रिसीव कर लेते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑरिकुलर पोलराइजेशन है, देन उसके बाद आ जाती है वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। जो ऑरिकुलर था उसमें क्या हुआ है कि उसमें स्टिमुलस जनरेट हुआ है। जो वेंट्रिकुलर है इसमें हम कहते हैं कि जो वेंट्रिकल्स हैं उन्होंने उस इम्पल्स को जो है रिसीव किया है और कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में हम देखते हैं कि जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर गोइंग टू रिलैक्स। अब आगे हम बात करते हैं ईसीजी की इंटरप्रिटेशन की। अब ईसीजी की इंटरप्रिटेशन में हम बात करते हैं कि ये एक हमारे पास नॉर्मल ईसीजी है जो इस तरह से आपको वेव की फॉर्म में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पी वेव। यहाँ पे आप देखिए इसको हम नाम दे देते हैं पी, इसको क्यू, इसको आर और इसको हम एस और टी का नाम दे दिया है। अब पी वेव क्या है? जो पी वेव है यहाँ पे, ये जो पी वेव है यहाँ पे जनरेशन होती है स्टिमुलस की, कहाँ से? एस ए नोड से। तो जनरेशन ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम एस ए नोड कहाँ पे हो रही है? पी वेव में। देन उसके बाद पी के बाद आ जाती है क्यू इंटरवल। तो ये पी और क्यू जो है इसे पी क्यू इंटरवल कहा जाता है। यहाँ पे ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑरिकुलर की डीपोलराइजेशन होती है जिसे सिस्टोल कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑरिकुलर जो है वो डीपोलराइजेशन हो जाती है। एवी नोड जो है यहाँ पे, अब जो क्यू पे एवी नोड है, एवी नोड ने रिसीव किया है स्टिमुलस को कहाँ से? एस ए नोड से। यानी कि एस ए नोड ने पी पे जो है वो क्या किया था? जनरेट किया था स्टिमुलस। आगे वो जो स्टिमुलस था उसने क्यू में जाना है और क्यू को हम कह रहे हैं वो एवी नोड है। तो एवी नोड जो है वो एस ए नोड से स्टिमुलस को रिसीव कर देगा और यहाँ पे ये क्या है? ये ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी ऑरिकल की। अब उसके बाद ये जो पी और क्यू है इसमें जो स्टिमुलस रिसीव हुआ है वो 0.1 सेकेंड में हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की। ये क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है, अब हम इसकी बात करते हैं। ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्यू आर की। तो ये जो क्यू आर है इसमें स्टिमुलेशन फ्रॉम एवी नोड टू दी वॉल। अब ऐसा है कि जो स्टिमुलेशन है इस एवी नोड से आगे आर तक जाएगा, यानी कि स्टिमुलेशन जो एवी ने रिसीव किया था ऐसे नोड से वो अब आगे आर जो है हार्ट की जो वाल है वहाँ तक जाएगा। अब जो आर एस है, आर एस और जो एस टी इंटरवल है ये क्या होंगे? ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होंगे। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे हम कहते हैं कि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होंगे और यहाँ पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगी। इससे पहले जो पी क्यू इंटरवल था वहाँ पे ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन हुई थी, जबकि क्यू आर एस में हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेंट्रिकल्स, यहाँ पे जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की हमने बात की है, यहाँ पे वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, वेंट्रिकल यहाँ पे कौन सी स्टेट में आ गए हैं? कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में। पी क्यू में ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में थे। अब यहाँ पे जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की हमने बात की है, जो हमने आर एस की बात की, आर एस इंटरवल की, क्यू आर इंटरवल की हमने बात की है, जब इन्होंने एवी नोड से स्टिमुलस को रिसीव कर लिया है तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में चले जाएंगे। लास्ट पे अब हम बात करते हैं इस टी वेव की। तो ये जो टी वेव है यहाँ पे अब वेंट्रिकुलर की रीपोलराइजेशन होगी, यानी कि क्यू आर और आर एस पे डीपोलराइजेशन थी वेंट्रिकल की। अब टी वेव में आके जो वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन हो जाएगी और जिसे हम कह रहे हैं डायास्टोल। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो यहाँ पे हमने बात की थी सिस्टोल थी, उसके अलावा जो ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन भी थी ये भी सिस्टोल थी। अब यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है ये डायस्टोल है। अब यहाँ पे वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होंगे। इससे पहले जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था उसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट थे, रिलैक्स नहीं थे। अब टी वेव में जो वेंट्रिकल हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। सो अब हम देखते हैं कि ये जो वेव्स हैं पी आर टी ये अबव बेस लाइन है। जैसे ये पी आर और टी जो है ये लाइन के ऊपर है, अबव बेस लाइन है, तो ये पॉजिटिव वेव कहलाएंगी। जबकि वेव जो क्यू और एस वेव है ये बिलो बेस लाइन है, तो इसे हम कहेंगे कि ये नेगेटिव वेव कहलाती हैं। अब यहाँ पे जो हमने बात की थी पी क्यू, ये इसमें जो स्टिमुलस रिसीव हुआ था वो 0.1 सेकेंड में रिसीव हुआ है, और जो क्यू आर एस की हमने बात की है
इसमें जो स्टिमुलस रिसीव होता है वो 0.3 सेकंड में रिसीव होता है। अब आगे हम बात करते हैं ईसीजी के यूजेस की। तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ईसीजी को डिटेक्ट किया जाता है इरेगुलर हार्ट बीट को डिटेक्ट करने के लिए, कंडक्शन डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए, जो भी कंडक्शन डिफेक्ट्स है या इरेगुलर हार्ट बीट है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये डायग्नोस करता है, क्या डायग्नोस करता है, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी को डायग्नोस करता है। जो मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी है, जब हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे हम मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। सेकंड पे हम बात करते हैं इसेमिया। इसेमिया यानी कि जब डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की, मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स में जो है, बॉडी के पार्ट्स में जब ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसे इसेमिया कहा जाता है। तो उसको भी डायग्नोस करने के लिए ईसीजी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शन की भी। तो इन्फेक्शन हम कहते हैं कि जब ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज़ हो जाता है बॉडी में तो उसके लिए भी ईसीजी की जाती है। इसके अलावा बॉडी में कोई भी ड्रग्स वगैरह की ड्रग्स इस्तेमाल करने की वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है या अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए भी ईसीजी की जाती है। अगर हम नॉर्मल ईसीजी की बात करते हैं तो नॉर्मल ईसीजी अगर हो तो हार्ट जो है वो पूरी तरह से सही होता है, उसे कोई भी उसमें इम्बैलेंसमेंट नहीं होती, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होती। तो अगर ईसीजी नॉर्मल आ जाती है तो वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो हार्ट है वो फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली। अब किस तरह से हमें पता चलता है कि नॉर्मल ईसीजी है? सबसे पहले जो पी वेव है वो एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक्साइटेशन जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया होगी तो नॉर्मल है, यानी कि पी वेव एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और जब ये एक्साइटेशन बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया होगी, यानी कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले होगी। एक पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो सेकंड वेव है QRS कॉम्प्लेक्स, इट अकर जस्ट प्रियर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी होगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से पहले, तो तब भी नॉर्मल ईसीजी होगी। थर्ड वेव जो टी वेव है ये भी वेंट्रिकल के रिलैक्स होने से पहले होगी, तो देन इट विल बी अ नॉर्मल ईसीजी। तो ये वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से।